वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखिए बेटा, कल की क्लास में हमने शुरू किया था द न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट वाज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। इसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। लोगों के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, उस स्किल, नॉलेज और टैलेंट को ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। फिर हमने फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा था। फिजिकल कैपिटल वो सारे रिसोर्सेज जो फर्दर आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो सारे फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल गुड्स और ये सारी चीजें। अब हमें एक डिस्टिंक्शन पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का। ये मैंने आपको होमवर्क फॉर्म में दिया था, बट मैं एक बार रीड करवा देती हूँ। नंबर 1 कह रहे हैं फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, मार्केट में सेल किया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, डायरेक्टली सेल नहीं किया जा सकता। मैं अपने स्किल्स नहीं बेच सकती, मैं अपने स्किल के बेसिस पे मनी अर्न कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट, फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट्स विद टाइम। ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिशिएशन लगता है, बट अगर कंटिन्यूअसली एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिशिएशन मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं हमारे प्रोफेशन की, तो टीचर्स या फिर डॉक्टर्स की बात कीजिए, इनिशियल स्टेज पे ऐसा होता है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, बट एक स्टेज ऐसी आती है जब एक्सपीरियंस और वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपकी रेट्स, आपके जो न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है, तो आपकी मार्केट वैल्यू वापस खत्म होने लगती है और जो आपसे नए आए हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि जो न्यू आ रहा है वो अपडेट्स लेके आ रहा है, राइट। तो ऐसे में अगर आपको अपनी वैल्यू को डेप्रिशिएट होने से रोकना है तो आपको भी अपडेटेड रहने की रिक्वायरमेंट है। एक टीचर अगर अपडेटेड रहे, एक वर्कर अगर नॉलेज से अपडेटेड रहे और अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखे, तो वो अपना डेप्रिशिएशन रिड्यूस कर सकता है। बट यस, ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम। अगर मैं अभी कोविड-19 के टाइम पे भी पुरानी मेथोडोलॉजी से पढ़ाना चाहूँ, न्यू अपडेटेड सिलेबस पे ध्यान ही ना दूं, जैसा पहले करती आई थी वैसा ही करूँ, तो मैं डेप्रिशिएट हो जाऊंगी, मेरे स्किल्स डेप्रिशिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूअसली एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, फिजिकल कैपिटल इज इजीली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ज्यादा टफ नहीं है। बट ह्यूमन कैपिटल कंपैरेटिवली लेस मोबाइल है। हो तो सकती है ये भी ट्रांसफर, मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ तो मैं किसी दूसरे नेशन में जाके भी वर्क कर सकती हूँ, बट थोड़ा टफ रहेगा। जितना इजी फिजिकल कैपिटल का मोबिलाइजेशन है उतना ह्यूमन कैपिटल का नहीं। नेक्स्ट, physical capital can be separated from the owner, but human capital can never be separated from the owner. ये इजी सा है। नेक्स्ट, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर and it is mainly an economic and technical process. Human capital एक social process है, इसमें जो possessor है उसका decision चाहिए, यानी आपका decision होगा तो आप human resource बनेंगे, तो आप human capital बनेंगे, otherwise नहीं। ठीक है, भले ही आप पे कॉन्शियसली डेलिबरेटली आपके पेरेंट्स कितना ही इन्वेस्टमेंट कर दे, आप अगर वाकई में ह्यूमन रिसोर्स से आपको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्जन करना है तो उसके लिए आपकी विलिंगनेस होनी जरूरी है, आपका डिजायर होना जरूरी है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल कैपिटल कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। हमारी कंट्री में नहीं है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें अपनी कंट्री में पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, एजुकेशनल और हेल्थ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ताकि लोगों के स्किल्स इंप्रूव हो। फिर हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, यहाँ वो डिफरेंस आ गया है, हाउ ह्यूमन बीइंग बिकम ह्यूमन रिसोर्स, ये बात करनी है। तो लोग रिसोर्स बनते हैं कब? जब उन लोगों में कुछ स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी और एबिलिटीज आती है, और वो रिसोर्स फर्दर ह्यूमन कैपिटल बन जाता है जब उन स्किल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स को और ऐड किया जा रहा है तो वो प्रोसेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। हैव अ लुक एवरीवन। HCF refers to development of abilities and skills among the population of a country. एक कंट्री के लोगों में जब स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप की जाती है तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप यहाँ ध्यान रखना, स्किल और हेल्थ दोनों जरूरी है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों जरूरी है, बिकॉज व्हेन आई एम स्किल्ड आई एम
educated, but I am not able to come to the organization and I am not able to give my services due to my poor health, तो भी मैं human capital नहीं हूँ. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वही ह्यूमन बीइंग है जो केपेबल है वर्क करने के. तो कैपेबिलिटी में आपके स्किल्स और आपकी हेल्थ दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है. आगे देखिए, it is a process of acquiring and increasing the number of persons who have the skills, education and experience. Simple सा point है. Then it is associated with investment in man and his development as creative and productive resource. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मैन में इन्वेस्टमेंट. आप देखिए, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ी दो कौन सी सर्विसेज हमें देती है, बताइए. फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ी दो सर्विसेज गवर्नमेंट की, एनीवन? यस पीयूष. आई एम नॉट श्योर बट मे बी हेल्थ और एजुकेशन. बिल्कुल, हेल्थ और एजुकेशन ही है वो दो सर्विसेज जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबको दे रही है. मैं कैसे बनाऊं? बेटा यू आर अनम्यूटेड. चलिए देखिए, तो एजुकेशन और हेल्थ, तो एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन कैपिटल के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा, राइट. तो ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट भी कर रही है. क्यों कर रही है? सो दैट इकोनॉमी कैन ग्रो एंड डेवलप. नेक्स्ट टॉपिक देखिए जरा, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कैसे ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है? What are the sources by which a human being can be converted into human capital? सबसे पहला और मेजर सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. बचपन से आपके पेरेंट्स आप पे ये एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं. क्यों कर रहे होते हैं? विद द एक्सपेक्टेशन दैट यू विल कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. ये फ्यूचर इनकम अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा और साथ में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा देगा. दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अलॉन्ग विथ प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज भी जरूरी है. उसके बिना भी आप कभी भी ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएंगे. नंबर थर्ड, मैं एजुकेटेड हूं, मैं हेल्दी हूं, बट स्टिल जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैं वर्क कर रही हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे कुछ ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी. तो अदर देन एजुकेशन एंड हेल्थ, हमें ह्यूमन बीइंग्स को जब वो ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. आप देखते हैं ना, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें इंटर्नशिप होती है. इंटर्नशिप, गवर्नमेंट उन कोर्सेज में इंटर्नशिप करवाती है. तो वो इंटर्नशिप इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड टू पीपल सो दैट their skills can be practically updated and they can be given the practical knowledge related with the work. तो एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब वर्कर वर्क कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग देते रहो. इसके बाद में समटाइम्स देयर इज अ नीड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन ऑल्सो. ये कभी कभी होता है. काफी बार क्या होता है, मुझे लगता है बीकानेर में मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, तो ऐसे में मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती हूँ, माइग्रेट हो सकती हूँ. और माइग्रेट जब हो जाऊंगी तो उस पर भी कुछ एक्सपेंस आएगा, आगे बढ़ेंगे और वो मेरी अर्निंग को बढ़ाने के लिए ही होगा. एंड लास्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. जो पहले ज्यादा होता था अब इतना नहीं है. अलग अलग सोर्सेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे भी कुछ एक्सपेंडिचर किया जाता था पहले, कि भाई कहाँ कौन से स्किल्स बढ़िया है, कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाए, कहाँ से ट्रेनिंग ली जाए, कौन से सेक्टर में जाके वर्क किया जाए. आजकल तो ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. पहले काउंसलिंग होती थी, ठीक है, अभी भी हायर लेवल पे काउंसलिंग होती है और वो काउंसलिंग पेड होती है. तो वो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. पहले हम वन बाय वन इनको पढ़ना शुरू करते हैं. चलिए, दिस टाइम आई वांट कि हम इसको स्टार्ट करें और आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन दें. ठीक है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, आराम से आप सभी से होगा, सभी से. आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू. चलिए, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात करते हैं. मैं सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस रीड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन आफ्टर द बुलेटिन पॉइंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड बाय यू ओनली. Proper utility of manpower depends upon the system of education and training of people. ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर तरीके से यूज करना, उसकी यूटिलिटी उसमें डालना, ये डिपेंड करता है एजुकेशनल सिस्टम पे और ट्रेनिंग पे. रीजन नंबर वन, हु विल रीड एंड एक्सप्लेन. कौन लेगा ये इनिशिएटिव? रीड भी आपको ही करना होगा, एक्सप्लेन भी आपको ही करना होगा. रेज योर हैंड्स. आप नहीं लेंगे तो फिर मैं अपनी इच्छा से आप में से किसी एक को चुन लूंगी. चलिए, उशान बेटा, you have to read the first point and you also have to explain it.
Yes, ma'am. Labor scale of an educated person is more than that of an uneducated person, which enables him to generate more income than the uneducated person. Economists have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation as it accelerates the development process. मैम इसके अंदर ये कह रहा है कि है ना जो भी एजुकेटेड लेबर्स होते हैं उनको मैम ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं अनएजुकेटेड लेबर से, तो मैम जो भी उनको एक अच्छी पोस्ट दी जाएगी मैनेजर्स और मैम उनको अच्छी पोस्ट पे रखा जाएगा और जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको उसके अंडर काम किया जाएगा, तो मैम उससे उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी स्किल्स भी डेवलप होगी और ज्यादा एक्सपीरियंस होएगा, तो मैम यही बता रहा है इसमें। बिल्कुल ये कह रहे हैं एक एजुकेटेड पर्सन के लेबर स्किल्स मोर होंगे एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। आप देख लीजिए एक ऑटो ड्राइवर को और एक बैंक मैनेजर को, वो एजुकेटेड है तो वो उतने ही टाइम में ज्यादा अर्न कर पा रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन कम। आप देख लीजिए आपके स्कूल में जो अनएजुकेटेड स्टाफ है और जो एजुकेटेड टीचर्स है, तो कंपैरेटिवली ड्यूरेशन ऑफ वर्क कम होता है, वर्किंग पैटर्न अलग होता है, बट अर्निंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये यही बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट ने हमेशा ये समझाया कि मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा एक कंट्री का। चलिए नेक्स्ट वन, इसका सेकेंड पॉइंट किसी ने पढ़ लिया हो अभी तक और जो एक्सप्लेन कर सकता हो तो बताइए। आप इंसेंटिव, आप इनिशिएटिव लीजिए एक्सप्लेन करने का। नो वन? वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओशान ने तो अभी फर्स्ट पॉइंट समझाया। नीरज बेटा रीड एंड एक्सप्लेन। नीरज बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक सीधा आपके पेरेंट्स के नंबर पे फॉरवर्ड कर दूंगी कि ये देखो आपके बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं जिनको मैं अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ तो ये बच्चे चुप ही नहीं, बोलते ही नहीं है। ऑफलाइन में चुप ही नहीं होते थे और यहाँ बोलते ही नहीं है। प्रद्युमन बेटा एक्सप्लेन। Spending on education by individual is similar to spending on capital goods by companies. Individuals invest in education to increase their future income and raise their living standard. The point tends to explain that as a businessman spends on his capital goods just to increase the future incomes, and larger the scale, enlarge the scale of production. In the similar way, an individual spends on his education to increase the job opportunities for him and to make some enlargement in his expertise and skills, and these two are much similar. Very good, perfect explanation. Businessman used to invest in the capital goods so that he or she can increase the earning capacity in future, right? In the same manner, an individual spends on education by expecting that his or her future earnings will be increasing because of such education. तो आपके पेरेंट्स भी ऐसा ही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही बने रहने देना, एक्सपेंडिचर मत बना देना। चलिए, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज, क्यों एजुकेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके अलग अलग पॉइंट्स गिवन हैं। तो चलिए भानु इसका फर्स्ट पॉइंट रीड करके समझा दीजिए। क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट? एजुकेशन कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। भानु आई एम वेटिंग। मैम नेट अटक रहा है, एक बार वापस बोलना कुछ। बेटा फर्स्ट पॉइंट बताना है ये एजुकेशन का। एजुकेशन कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी इन पीपल, क्या मीनिंग है इसका? जितनी एजुकेशन होगी मैम उतने चांसेस है हायर अर्निंग के, हायर चांसेस मतलब कंपनी में जॉब लगने के चांसेस। बिल्कुल, एजुकेशन हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप सिंपल देख लीजिए ना, आपका बढ़िया रिजल्ट आता है तो आप कैसे प्राउडली सोसाइटी में रह सकते हैं, और कम रिजल्ट आता है तो हम रिलेटिव्स के फोन से घबरा जाते हैं, मम्मी उनसे बात करने लगती है तो हमें डर लगता है, अरे हमारा रिजल्ट ना पूछ ले, राइट? तो एजुकेशन होगी तो हमें बेटर सोशल स्टैंडिंग और बेटर प्राइड लाइफ मिलेगी। नेक्स्ट, इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। ये रिसर्च ने कहा था कि एजुकेटेड इंडिविजुअल की चॉइसेस फार बेटर होती है एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड इंडिविजुअल।
Next, it provides knowledge to understand the changes taking place in the society. हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं हम उनको समझ पाते हैं अगर हम एजुकेटेड होंगे. जैसे आप इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्दर नॉलेज ले लेंगे तो आपको समझ आएगा कि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने जो अलग अलग डिसीजंस लिए वो क्यों लिए और वो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. फिर ये इनोवेशंस भी लेके आएगा और इसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट होगी. तो एकदम सिंपल सा पार्ट था. फर्स्ट सोर्स ह्यूमन कैपिटल का एजुकेशन. सब्जेक्टिव पेपर जब होता है तो ये 3 मार्क्स में आता है 1 पॉइंट. बट अभी क्योंकि ये चैप्टर हमारे टर्म 1 में है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इसमें से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, असर्शन एंड रीजन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. Health expenditure is a source of human capital formation as it directly increases the supply of healthy labor force. Health पे expenditure करोगे तो labor force healthy होगी. अब इससे related points देखिए, मैं quickly explain कर रही हूँ, reading आप खुद करेंगे. First point कह रहा है poor health and undernourishment directly affects the quality of manpower. Poor quality of manpower अगर होगा तो poor output produce होगा, वो work से बार बार छुट्टियां लेगा. आप सोचिए if an ill employee is working in your organization, वो बार बार ब्रेक्स पे जाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी. Therefore, expenditure on health is very most important so as to increase the quality of life of people so that those people can become healthy laborers for the business organization. Next, for better health, adequate food and proper nourishment to people is required. ठीक है, qualitative improvement करने के लिए ये quality से related है. Next, हेल्थ एक्सपेंडिचर अलग अलग फॉर्म के होते हैं. प्रिवेंटिव मेडिसिन किसी चीज को बचाने के लिए जैसे कोविड-19 की. क्यूरेटिव मेडिसिन जब बीमार हो गए तो जो मेडिसिन ली जाती है. सोशल मेडिसिन लोगों को लिटरेट बनाती है ताकि वो सोशली हेल्दी रहे. राइट, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए एंड देन आफ्टर प्रोविजन ऑफ गुड ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये कह रहे हैं फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. So if you want your physical capital to be used productively, you must develop the skills of human beings. And one measure to develop the skills of human resource is providing on-the-job training to the employees. This training can be provided very quickly without much cost. क्योंकि आपके पास जो employees आए हैं वो educated हैं, अब आपको उनको ट्रेनिंग देने में ज्यादा efforts नहीं लगेंगे. ट्रेनिंग देने की वजह से उनकी स्किल्स और एफिशिएंसी बढ़ेगी जिससे वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वर्कर को वर्क के टाइम पे ही 2 तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है. सिंपली एक तो बाहर से किसी स्किल्ड इंडिविजुअल को बुलाया और वर्कर को उससे काम करना सिखाया. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ न्यू जूनियर वर्कर्स को वर्क करवाया ताकि वो न्यू वर्क करना सीखे. प्लस काफी बार ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है. ये कॉमर्स वाले बच्चे बिजनेस स्टडीज में डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी अभी सिर्फ इतना समझे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस आप वर्क नहीं कर रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, वर्क के अलावा आपको कैंप्स वगैरह में भेज के जो ट्रेनिंग दी जाती है. अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी असर्शन और रीजन क्वेश्चन आ सकता है. देखिए कौन सा पार्ट कह रही हूं मैं. आफ्टर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, firm insist that workers should work for a specific period of time. अब आपको ये फर्स्ट सेंटेंस लिख के देंगे assertion में कि आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, एक फर्म ये कोशिश करेगी कि वर्कर एटलीस्ट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे पास ही रहे. मिनिमम 2 years 3 years तक वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे. ऐसा क्यों चाहेगी फर्म? So that it can cover the benefits of enhanced productivity owing to the training. वर्कर को ट्रेनिंग दी है तो मैंने वर्कर पे एक्सपेंस कर दिया, अब इस एक्सपेंस का मुझे रिटर्न तो मिले. कब मिलेगा? जब वर्कर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम तक वर्क करेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. Why do firm insist on keeping the workers with themselves after providing them on the job training? तो इसका करेक्ट रीजन होगा बिकॉज अ फर्म वांट टू रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स प्रोवाइडेड वर्कर्स ड्यू टू ट्रेनिंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आगे देखिए. ये कह रहे हैं हेल्थ इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं सॉरी ट्रेनिंग.
because returns on such training are much more than the expenses incurred. जितना एक्सपेंस करते हैं उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद है। चलिए आगे देखिए, expenditure on migration. Many times people move from one place to another in search of better jobs. ये जो better job है वो भी तो आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है। अगर मैं बात करूं that in Bikaner I am able to earn rupees 40,000 but in Delhi I can earn rupees 80,000. ऐसे में मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगी बीकानेर में लिविंग एक्सपेंसेस और दिल्ली में लिविंग एक्सपेंसेस। अगर मुझे लग रहा है कि बीकानेर में 40 अर्न करके 30,000 मेरा मंथली एक्सपेंस है और मैं 10,000 की सेविंग कर पाती हूँ, वहीं दिल्ली में मैं वर्क करूंगी तो 80,000 अर्न करूंगी, 60,000 मंथली एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ से डबल एक्सपेंडिचर बट अर्निंग भी ज्यादा तो सेविंग्स भी डबल। तो ऐसे में मैं एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकती हूँ, माइग्रेशन कर सकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब माइग्रेशन पे भी तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं सोचा और उठ के चल दिए, नो। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट होते हैं तो उसमें भी एक्सपेंस लगता है, तो वो एक्सपेंडिचर भी लोगों की स्किल्स को इंक्रीज ही करता है। बेटर जगह जाके काम करूंगी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। इन बीकानेर आई वाज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 40,000 टू द नेशनल इनकम, लेकिन जब मैं दिल्ली चली गई तो मैं उसी नेशनल इनकम में 80,000 का कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ ना, तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, people migrate from one place to another in search of jobs that fetch them higher salaries. Unemployed people from rural areas migrate to urban areas in search of job. Technically qualified people migrate to other countries because of higher salaries offered in those countries. फिर माइग्रेशन में दो तरीके की कॉस्ट है, एक तो एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट करने की कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंक्रीज हो जाती है। Now expenditure on migration is a source of human capital formation because enhanced earning in migrated place is more than the increased cost due to migration. लोग माइग्रेट तभी होंगे जब अर्निंग्स कॉस्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो अगर अर्निंग्स ज्यादा है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लास्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये एक्सपेंडिचर करंट टाइम में आप लोगों ने नहीं किया है तो आपको लगेगा ऐसा तो प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, क्योंकि आज हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल कर लेते हैं। मैं बात करूं आज से 10 साल पहले की, अगर मेरे फादर को मुझे जयपुर में कॉलेज भेजना था तो मैंने किसी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल भी ली तो भी वो मेरे साथ वहां जाएंगे, वहां जाके प्रॉपर सर्वे करेंगे, उसके बाद में ही मेरा डिसीजन लेंगे कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन दिलाना है या नहीं दिलाना। तो ये जो इंफॉर्मेशन हायर करने पे एक्सपेंडिचर किया, ये भी तो फर्दर मेरे स्किल्स को इंक्रीज करेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू acquire information related to labor market and other market. It involves amounts spent on seeking information about educational institutions, their educational standards and cost of education. मैं अगर 4 अलग अलग जगह जाके 4 अलग अलग कॉलेजेस की विजिट लेके आ रही हूँ, वहां पे आसपास पीजीज कैसे अवेलेबल है, क्लासेस कैसे अवेलेबल है, इसकी सर्वे कर रही हूँ, तो सर्वे करते टाइम मैंने जो एक्सपेंडिचर किया दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एंड एज इट विल इंक्रीज माय फ्यूचर स्किल्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आगे देखिए, people want to know also after education, people also want to know the level of salaries associated with different types of job, ठीक है, तो उसके लिए भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो भी यहीं पे आएगा एक्सपेंडिचर। नाउ इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल as well as for efficient utilization of acquired capital stock. अगर एजुकेशन पे इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, और अगर जॉब्स ढूंढने में कर रही हूँ तो मेरा जो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है, मेरे माइंड में जो स्किल्स है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं ये एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, राइट। तो ये आपको पूरा प्रॉपर रीड करना है। आज की क्लास में हमने कवर किया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको कभी भी पूछे व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ HCF, एजुकेशन एंड हेल्थ, वाइटल सोर्सेज एजुकेशन एंड हेल्थ, दो सबसे इंपॉर्टेंट तो एजुकेशन और हेल्थ ही है, बाकी के सारे सेकेंडरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आई एम गिविंग यू द टास्क टू रीड द टॉपिक, और कल की क्लास में आपकी साइड से रहेगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। इज इट ओके टू एवरीवन?
चलिए, एनीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? No? All right then. Have a nice day. Enjoy yourself. I am ending the class over here.